हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक इंक्लूड है। अब जो ये, क्योंकि हम पहले डीपीएसपी में आपको करवा चुकी हूँ, जो कि 36 आर्टिकल से लेके 51 आर्टिकल तक इंक्लूड होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो 51A जो है, पार्ट 4A जो इंक्लूड किया गया था उसमें है, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो ये पार्ट 3 में एग्जिस्ट करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और इसमें आर्टिकल 14 से लेके 35 तक इंक्लूडेड होते हैं आर्टिकल्स। अब ये इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कि ये इन जनरल भी सबको पता होनी चाहिए। प्लस हो सकता है आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो हैं और उन अलग अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस में किसी पर्टिकुलर आर्टिकल की बात की गई हो कि आर्टिकल 14 करना है, 15 करना है, 16, या फिर बाकी बीच बीच में जो आर्टिकल छोड़ रखे हैं वो भी मैं इसमें करवाने वाली हूँ, ताकि आपके यूनिवर्सिटी वाइज आपका जो भी पार्ट हो फंडामेंटल राइट्स का, वो आप इसमें इंक्लूड हो जाए आपका। अब 14 से 35 अगर एक दिन में करवाने चले और बहुत अच्छे से अगर समझाया जाए तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो और जो है आपका कवर भी अच्छे से हो जाए। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लग रही हैं तो आप इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन जो है वो आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब हम शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जब हम फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हैं तो मैंने आपको बोला है कि 12 से 35 तक हम बात कर रहे हैं। तो जो ये एक ब्रीफ समरी सी मैं आपको दे रही हूँ सबसे पहले कि आर्टिकल 12 जो है उसमें डेफिनेशन है स्टेट की। अगर आपने डीपीएसपी किया होगा तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि आर्टिकल 36 में क्या मेंशन है कि जो स्टेट की डेफिनेशन होगी डीपीएसपी में, वो वही डेफिनेशन होगी जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में इंक्लूडेड है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 13 की। तो 12 में क्या बता रखा है, इसकी स्टेट का मतलब क्या है कि जहां जहां फंडामेंटल राइट्स में हम वर्ड स्टेट सुनेंगे तो उस स्टेट का क्या मतलब है। अब आर्टिकल 13 हमें बताता है कि फंडामेंटल राइट्स के आगे जो लॉज इनकंसिस्टेंट, मतलब कहां कहां पे ये जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे, या फिर किस आर्टिकल के अगर कोई और आर्टिकल बना हुआ है वहां पे अगर इनका वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तब क्या होगा। तो जो लॉज इनकंसिस्टेंट हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट में है फंडामेंटल राइट्स के, उस टाइम पे क्या होगा, ये आर्टिकल 13 में मेंशन कर रखा है। फिर आता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। ये आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16, 17, 18, यानी ये 5 आर्टिकल्स क्या हैं, राइट टू इक्वालिटी के। फिर 19 से 22 तक है राइट टू फ्रीडम के। 23 और आर्टिकल 24 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आप शोषण नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 से 28 तक जो है वो क्या है, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन से लेके आपको रिलीजन मानना है या किसी रिलीजन को नहीं मानना है तो उसमें आपके क्या व्यूज हैं, उसकी आपकी क्या फ्रीडम है उससे रिलेटेड, तो वो राइट के बारे में है। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि 29 और 30 में है। 31 आर्टिकल जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था जिसको रिपील कर दिया गया है। और अगर मैं वर्ड रिपील बोल रही हूँ यानी उसको वहां से हटा दिया गया है। पहले प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे आर्टिकल 31 के अंडर इंक्लूड होता था, जो कि अब लीगल राइट बना दिया गया है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आपका लीगल राइट में आ जाता है। फिर है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आएगा ये आर्टिकल 32 में है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट्स का ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो रही है, राइट्स बचे रहें, उसका राइट जो है वो भी किसमें दे रखा है, आपका फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर रखा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आज हम जो करने वाले हैं इस वीडियो में वो होगा राइट टू इक्वालिटी तक, यानी हम आर्टिकल 12 से लेके 18 तक इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 क्या बताया था मैंने कि डेफिनेशन बताता है दिस स्टेट की। तो इन दिस पार्ट, यानी कि जो ये थर्ड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें क्या इंक्लूड होगा, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, यानी जब तक जरूरत ना पड़े किसी और कॉन्टेक्स्ट की, तब तक दी स्टेट क्या इंक्लूड करेगा,
गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी जो दोनों के दोनों हाउसेज हैं हमारे राज्यसभा लोकसभा, उनको इंक्लूड कर रहा है। उसके बाद एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, यानी जो स्टेट का लेजिस्लेचर है हमारा, पर ये जो विधान परिषद होती है या जो हमारा जो स्टेट का लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर है, असेंबली जो लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको इंक्लूड करेगा। एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर अंदर या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंदर होनी चाहिए वो चीज, तो वो सारी की सारी अथॉरिटीज क्या होंगी, वो स्टेट को इंक्लूड करेंगे, यानी जो पंचायत हैं या जो इस पे अर्बन बॉडीज हैं, लोकल अर्बन बॉडीज हैं, तो ये सारी की सारी किस में आ जाती हैं, वो द स्टेट की डेफिनेशन में आ जाती हैं, कि जहां पे भी ऐसा लिखा मिले कि स्टेट कैन नॉट डू दिस और स्टेट शैल डू दिस, तो वहां पे स्टेट की डेफिनेशन में ये पार्ट आ जाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की, कि उनके बारे में बात करता है आर्टिकल 13 की, जो लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो अब इसमें क्या क्या आएंगे, या जैसे हमारा पहला पार्ट है इसमें, अब जैसे ये 13 आर्टिकल के अंदर ये 1 लिखा हुआ है, तो ये क्लोज 1 हो गया, ठीक है। अगर इस 1 के अंडर भी आपको ए लिखा होता या कुछ और लिखा होता तो वो सब क्लोज हो जाता। तो ये क्या है, आर्टिकल 13 1 जो है इसका क्लोज है। तो आर्टिकल 13 के क्लोज 1 में ये चीज मेंशन है कि ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कब एनफोर्स्ड है ये लॉज, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके जस्ट पहले जो जो लॉज फोर्स में थे, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, जो अब इस पार्ट के अंदर जो है वो वॉइड जो है, मतलब उनको नहीं माना जाएगा। अगर आप ये बोल रहे हैं कि 1947 या जब भी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उससे पहले आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, वो क्या होगी, नल एंड वॉइड होगी। दूसरा क्लोज क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, एनी, आपको ये जो वर्ड्स हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी पार्ट पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्पेसिफिकली जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप बता देंगे कि आर्टिकल 13 में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, ओवरऑल बता देंगे, ठीक है जी। तो स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी अगर स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाता है जो कि इन ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका हनन करता है या इनके अगेंस्ट है या इनमें से कोई राइट जो है वो सिटीजन से ले लेता है, तो वो जो लॉ होगा वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स के आगे। बेसिकली उसके सामने कोई भी लॉ अगर जैसे बोल देते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स को जो एक्सप्लॉइट कर रहा है या उनका हनन कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील की जाती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इतने फंडामेंटल हैं, इतने बेसिक हैं कि ये किसी भी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है किसी को। तो इसीलिए जो ये पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स का, इसको अगर आपका एक्सप्लॉइटेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर कभी आपको दिक्कत हो, कोई आपने केस लड़ना हो या केस करना हो, तो आपको पहले उस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना पड़ेगा, तो वो जो कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो लंबा होता है कि फिर अगर वहां पे अगर आप हार गए या जीत गए तो आप अगली अपील हाई कोर्ट में होगी, तो ऐसे पर्टिकुलर होता है, लास्ट जाके जो है आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो किसी डिसीजन से। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में आप डायरेक्ट जो है पिटीशन डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अब ये वही बता रहा है कि अगर जैसे कोई लॉज जो हमारे सीएए से रिलेटेड एक लॉ निकला था जिसके प्रति जो है सबने आंदोलन भी किया था, फिर कोरोना की सिचुएशन आ गई, तो वो जो किया था वो क्या था, वो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट उससे रिलेटेड बताता है कि ये फंडामेंटल राइट्स का जो है हनन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो चीज इसमें लॉ जो वो इनकंसिस्टेंट होंगे, ये बात जो है इन्होंने बताई गई कि स्टेट को ऐसा कोई लॉ नहीं बनाना है। जब हम इसके थर्ड क्लोज की बात करते हैं, जैसे देखिए ये थर्ड क्लोज है 13 आर्टिकल का, लेकिन ये थर्ड क्लोज के बाद जो ए लिखा हुआ है ये क्या हो गया, सब क्लोज हो गया इसके अंडर। तो थर्ड क्लोज क्या कहता है कि इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, पहला क्या होगा, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस
ऑर्डर। अब इन्होंने लॉ की डेफिनेशन बता दी इसमें कि लॉ का मतलब क्या है, जो हम ऊपर बोल रहे हैं कि स्टेट अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाता है तो उस लॉ का मतलब क्या होगा, कोई भी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब कोई, मान लीजिए दोनों जो ये हमारे हाउसेस हैं, ये दोनों उसमें नहीं है, सेशन में नहीं है, इनका जो है वो छुट्टी का पीरियड चल रहा है बेसिकली, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है हमारी प्राइम मिनिस्टर के अंडर, वो क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसको हम ऑर्डिनेंस बोल देते हैं, उससे वो प्रेसिडेंट के साइन करवाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, वो लॉ उस टाइम के लिए, अगले 6 महीने के लिए वो लागू हो जाएगा। कि जबकि कोई भी लॉ बनाने के लिए या लेजिस्लेट करने के लिए हमें असेंबलीज की जरूरत पड़ती है, लोकसभा राज्यसभा की सेंट्रल लेवल पे, और यहाँ पे जो स्टेट है हमारे उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या हो जाता है, वो ऑर्डिनेंस हो जाता है जिसको जैसे ही जो है ये पार्लियामेंट सेशन में आएगी या जैसे ही उनका सेशन बैठेगा, उस टाइम पे उनको क्या करना पड़ता है, वो दिखाना पड़, वहां पे पास करवाना पड़ता है। अगर वो पास वहां पे नहीं करवाया, उनके सामने पेश नहीं किया, तो 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये होते हैं ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस भी पर्टिकुलर टाइम के लिए, भले ही वो प्रेसिडेंट ने पास कर दिया था बिना सभा के, पर वो उस टाइम के लिए तो लॉ ही था ना, तो उस टाइम के लिए तो लागू हो रही थी वो चीज, तो वो भी किस में आ जाएगी, लॉ की डेफिनेशन में आएगा ऑर्डिनेंस जो है। अध्यादेश बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर लॉ की डेफिनेशन में कोई भी ऑर्डर जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है, या कोई भी बाय लॉ या रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी अथॉरिटेटिव काम अगर गवर्नमेंट की साइड से हो रहा है तो वो लॉ में इंक्लूड होगा। बी क्लोज क्या कहता है, लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स। अब जो लॉज इन फोर्स यानी जो ऑलरेडी लॉज हैं फोर्स में, या जो काम कर रहे हैं, या जो लॉज हमें फॉलो करने पड़ रहे हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर, कोई भी जैसे स्टेट लेजिस्लेचर हो या सेंट्रल लेवल पे हमारी लोकसभा राज्यसभा हो, किसी भी ने भी पास किया हो वो लॉ, या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, यानी जिसके पास अथॉरिटी हो लॉ पास करने की या कोई भी लॉ बनाने की, तो वो क्या होगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, यानी वो लॉ बना सकती है। किसमें, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, जिसको रिपील नहीं किया गया है, ठीक है, तो वो वाले भी किस में इंक्लूड होंगे, वो लॉज इन फोर्स में इंक्लूड होंगे, जो अब तक चले आ रहे हैं कि वो जो है बनाए तो उससे पहले थे लेकिन रिपील नहीं हुए, आजादी से पहले बनाए गए थे लेकिन उन लॉज को रिपील नहीं किया गया और वो अब भी फॉलो होते हैं, तो वो भी किस में आएंगे, लॉज इन फोर्स में इंक्लूड होंगे। अब जो 13 आर्टिकल में इन्होंने बताया है कि कोई भी आर्टिकल जो है या कोई भी लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स का या जो इस पार्ट में इंक्लूड है चीजें उनका हनन नहीं कर सकता, उसमें जो है क्या एक फोर्थ पार्ट इन्होंने डाला, फोर्थ जो है क्लोज डाला, जिसमें क्या था कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में जो भी अभी 13 आर्टिकल की बात हुई है उसमें कोई भी शैल अप्लाई टू, ये जो हमारा था आर्टिकल 36 जो 368 होता है हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर क्या होता है कि अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकते हैं, और ये लगाया, ये आर्टिकल किस लिए इंक्लूड किया गया था, जब ये बनाया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इंक्लूड तो इसलिए किया गया था कि अगर टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली सोसाइटी भी चेंज होती है तो लॉज भी चेंज हो सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल हो, जिसको बाद में भी चेंज किया जा सके, इसलिए आर्टिकल 368 बनाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सके। लेकिन अब इस आर्टिकल के अंडर जो है, अगर मान लीजिए कोई अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर हुआ है और उसने चेंज कर दिया थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट को या रिस्ट्रिक्ट कर दिया कहीं ना कहीं, तब ये चीज अप्लाई नहीं होगी जो आर्टिकल 13 में इंक्लूडेड थी, यानी 368 के अंडर हम अमेंडमेंट जो करते हैं वो एप्लीकेबल होंगे सारे कहीं, एंड दे विल बी ओके। ये नहीं होगा कि वो जो है अगर फिर हम केस कर रहे हैं कि आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, वो चीज इंक्लूड नहीं होगी इसमें। फिर आता है आर्टिकल 14 की हमने बात की थी इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, किसी, एनी, आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी पर्सन को जो है स्टेट डिनाई नहीं कर सकता, और यहाँ पे स्टेट क्या है वो हमने आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में पढ़ लिया है। तो 12 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द स्टेट की डेफिनेशन होगी, और स्टेट जो है वो किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए मना नहीं कर सकता।
यानी एक प्रेसिडेंट हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे एक भिखारी हो या रिच हो, वो सारे के सारे जो है कानून की नजरों में सेम है, और उनके लिए जो है भेदभाव नहीं होगा, सिर्फ इस वजह से कि वो जो है मतलब सिटीजन सिटीजन होगा। सबसे पहले कोई भी इंसान अगर भारत में रह रहा है तो वो सिटीजन होगा इंडिया का, ना कि उसकी डेजिग्नेशन मैटर करेगी। ऑब्वियसली जब हम प्रेसिडेंट की या किसी डेजिग्नेटेड पोस्ट की बात करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसमें कुछ हद तक जो है आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि कानून की नजरों में सब बराबर है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 15। इसमें क्या बात की गई है कि नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपने मूवी भी देखी हो आर्टिकल 15 के नाम से, उसमें भी इसी चीज पे बात की गई है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसके बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इनके बेसिस पे आप जो है डिस्क्रिमिनेट, स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता या भेदभाव नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे कि अगर भेदभाव नहीं कर सकता और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो जो रिजर्वेशंस होती हैं, या फिर मान लीजिए हरियाणा में कोई व्यक्ति रहता है, तो कई बार वो रेजिडेंट है वहां का, और उस बेसिस पे क्या हो जाता है वहां पे उसको पर्टिकुलरली कि 75% जॉब्स जो है वो यहाँ पे हरियाणा वालों को ही मिलेंगी। तो ये टाइप के जो लोग हैं, क्या वो इसमें डिस्क्रिमिनेशन का काम नहीं करते? तो उसकी चीज के बारे में भी अभी हम बात करते हैं कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन को किस बेसिस पे? only on the grounds of religion, race, caste, sex, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। अब ये जो चीजें इन्होंने मेंशन की हैं, ये इन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन किया है, यानी ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है किसी और स्टेट में पैदा हुए हैं और दूसरे स्टेट में आपको जॉब भी नहीं मिल सकती। लेकिन जो प्रिविलेजेस आप कहीं पे रह रहे हैं वहां पे प्रोवाइड किया जाता है कि जो हरियाणा की डोमिसाइल जिनके पास है, वो लोग पहले जो है एप्लीकेबल है किसके लिए? हर चीज में उनको थोड़ा थोड़ा फायदा मिलता है। तो वो क्या हो गया, वो प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, वो वहां आप वहां के रेजिडेंट हैं। तो ये बर्थ प्लेस से रिलेटेड ना होने की बजाय रेजिडेंट है, आप कहीं और पैदा हुए लेकिन आप हरियाणा में रहते हैं, आप वहां के रेजिडेंट हैं काफी सालों से, तो वो आपको फायदा मिलेगा, वो आपका जो है वहां के रेजिडेंट माने जाएंगे। उस बेसिस पे आपको क्या दिया जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट में फायदा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जो हरियाणा के रेजिडेंट्स होंगे उनको जो है 75% सीट्स पहले मिलेंगी जो भी जॉब्स की होंगी। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंट ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये क्या हो गया, स्टेट इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। आपको ये वर्ड्स जो है ये ध्यान रखने कि ये सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से कोई भी। उसके बाद आता है कि नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, किसके बेसिस पे? यही 5 चीजों के बेसिस पे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस, सिर्फ इन ग्राउंड्स के ऊपर। फिर है बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी और रेस्ट्रिक्शन और कंडीशंस विद रिगार्ड टू, यानी कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन बेसिस पे या किसी डिसेबिलिटी के बेसिस पे। कहां कहां पे? ये जो इन यहाँ जो अभी आगे चीजें इन्होंने बताई हैं कि एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यानी जो थिएटर वगैरह हो गए। तो ये जो पब्लिक जगह है इन पे आप जो है किसी के मतलब आप क्या करेंगे, जैसे कई बार होता है कि कहीं पे डिसेबल्ड पर्संस के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता। मैंने ऐसे ही एक रैंडम वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे जहाँ पे एक लेडी जो है वो वहां पे डिसेबल्ड बन के आती हैं और वो रिव्यूअर होती हैं, एक्चुअल में होटल की फूड क्रिटिक होती हैं वो, और वो जब देखती हैं कि यहाँ पे तो जो है डिसेबल्ड के लिए अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, उन्होंने कहीं से भी रिव्यूज पढ़े होंगे, तो वो वहां पे क्या होता है फिर वो उस रेस्टोरेंट का या उस जगह का लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है अगर ऐसी कोई चीज जो है वो नजरों में आती है कि वहां पे डिसेबल्ड या लाइबिलिटी या मतलब लड़का लड़की के बेसिस पे लगा लीजिए, सेक्स के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है तो इस शॉप पे नहीं, मैं नहीं दूंगा कुछ भी, वो चीजें नहीं हो सकती। तो वो चीज ध्यान रखनी है कि इनकी एक्सेस जो है वो सबको इक्वल होनी चाहिए। या फिर द यूज ऑफ वेल्स, जो यहाँ कई बार आपने सुना हो कि आज भी ऐसी जगह एग्जिस्ट करती हैं, जैसे आर्टिकल 15 में भी ये चीजें मेंशन कर रखी थी, जो मूवी है हमारी उसमें क्या था कि आप जो है आपको जो ये कुएं वगैरह है वहां से पानी नहीं भर सकते बिकॉज ऑफ योर कास्ट,
या फिर आप किसी और रिलीजन के हैं इसलिए नहीं भर सकते, वहां सिर्फ हिंदू ही भर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आती हैं आर्टिकल 15 में। तो जो यूज ऑफ वेल्स है, टैंक्स है, या जो बाथिंग घाट्स हैं जहां पे स्नान करने जाते हैं लोग, या रोड्स हैं, या प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स हैं, जो कि वो रिजॉर्ट्स जो कंप्लीटली या फिर थोड़े बहुत पार्शियली किसके अंडर आ जाते हैं, स्टेट फंड्स जो है उनको मिल रहे हैं, या फिर जो डेडिकेटेड है यूज ऑफ जनरल पब्लिक। तो जहां पे भी जनरल पब्लिक की बात आ गई वहां पे ये सब चीजों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 में मेंशन है। ये थे दो क्लोज। फिर थर्ड क्लोज जो है वो क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके बेसिस पे तो फिर जो है जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस हैं वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आगे थर्ड आर्टिकल में क्या मेंशन कर दिया इन्होंने, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आर्टिकल में, कि नथिंग इन, ये जो आर्टिकल के क्लोजेस हैं, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for women and children। जो vulnerable groups आ जाते हैं जिसमें SC ST, women, other caste, या जो children या बुजुर्ग, ये जो आ जाते हैं, ये vulnerable section हम इनको बोलते हैं, क्योंकि इनके साथ कहीं ना कहीं ill behave या ill manner में behave जो है वो किया जाता है बहुत जगह। तो special provisions अगर आप women को लेके या children को लेके state बना रहा है तो वो इस आर्टिकल के जो है अगेंस्ट नहीं होगा, कि जो भी इसमें बताया गया है, हमने ये बात की थी कि कास्ट के बेसिस पे या सेक्स, ऑब्वियसली जब आप वुमेन के लिए कोई चीज बोल रहे हैं तो वो सेक्स के बेसिस पे हो गया, मैन और वुमेन, तो वो जो है इस आर्टिकल के अगेंस्ट नहीं होगा अगर कोई स्पेशल प्रोविजन उनको दिया जा रहा है। ऐसे ही फोर्थ क्लोज में जब हम बात करें तो क्या बोलते हैं, और आप एक और चीज नोट कीजिए, यहाँ पे जितने भी अभी तक मैंने आर्टिकल्स या क्लोजेस बताए उसमें क्या मेंशन है, नथिंग इन दिस आर्टिकल, या नथिंग, या जो ये जैसे द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट या नो डिस्क्रिमिनेशन, तो नो सिटीजन, तो ये जो आर्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, या फिर इक्वालिटी, स्टेट शैल नॉट डिनाई, तो ये जो हमने बात की, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो नेगेटिव है सेंस में, मतलब ये बताते हैं कि स्टेट को क्या नहीं करना है, कि जो स्टेट पे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप इक्वालिटी रखेंगे, आप जो है इक्वालिटी को डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं ये डिनायल में है। जब हमने डीपीएसपीज पढ़ा था उसमें था कि स्टेट शैल डू दिस, यानी स्टेट को ये करना चाहिए, या स्टेट को वेलफेयर के लिए ये वाला आर्टिकल फॉलो करना चाहिए, तो वो चाहिए वाली चीज थी, वो आपको सजेशंस दिए जा रहे हैं एक तरीके से। लेकिन जब हम आर्टिकल्स की या ये फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वो नेगेटिव इन सेंस है कि वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो स्टेट को मना कर रहे हैं इन चीजों को करने से। तो ऐसे फोर्थ क्लोज में क्या दे रखा है फिर, कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 29। जब हम आर्टिकल 29 करेंगे तो उसमें जो क्लोज 2 है और ये वाला जो क्लोज है, ये जो आर्टिकल 15 है हमारा, इसमें जो जो चीजें मेंशन है वो स्टेट को जो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं या SC ST के लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन है या रूल्स बन रहे हैं, तो वो डिनाई नहीं करते कि स्टेट ऐसा ना करे। तो स्टेट के थर्ड क्लोज में क्या बताया गया कि वो वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस आर्टिकल 15। और वो स्टेट के इसमें फोर्थ क्लोज में क्या बता दिया कि जो आर्टिकल 15 है और जो आर्टिकल 29 का क्लोज 2 है, इनका ये जो है मान्य नहीं होंगे अगर स्टेट SC ST या एजुकेशनली या सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो है वो रिजर्वेशंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी क्या है, ओके हैं, क्योंकि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस रहे हैं काफी सालों से। फिर आता है फिफ्थ क्लोज जिसमें बात की गई है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, अगेन फिर से वही नेगेटिव सेंस, और इन क्लोज G ऑफ क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 19। जैसे ये क्या हो गया, आर्टिकल 19 उसके अंदर फर्स्ट क्लोज आया, उस फर्स्ट क्लोज में ABCDEFG करके सब क्लोजेस आए, तो जो आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लोज के G सब क्लोज में मेंशन है, यानी जो G में मेंशन है वो, और ये जो आर्टिकल 15 है ये किस पे प्रिवेंट, ये स्टेट को किस चीज से प्रिवेंट करते हैं, shall prevent the state from making any special provision or bylaw for the advancement of any socially educationally backward classes of citizen or for scheduled caste or scheduled tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions। ये वो पर्टिकुलर ऊपर क्या बताया गया था कि अगर स्टेट कोई ऐसी चीज करता है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बार इन्होंने मेंशन कर दिया, वो जो एडमिशंस होते हैं कास्ट या रिजर्वेशन के बेसिस पे कि ये सीट जो है वो रिजर्व्ड है एससी एसटी के लिए, तो उसके लिए इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया बाद में जब अमेंडमेंट हुआ 4th और 5th क्लॉज डाल के कि एडमिशन से रिलेटेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होगा इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट में जो है, जो स्टेट के जो गवर्नमेंट के अंडर जो है या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सिर्फ उनमें एप्लीकेबल होगा, बल्कि ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एप्लीकेबल होगा कि वहां पे भी उनको स्पेसिफिकली कि ये जनरल की सीट्स हैं, ये ओबीसी की सीट है, ये एससी एसटी की सीट्स हैं, तो वो जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ओके हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर नहीं आएगा। फिर आता है आर्टिकल 16 जिसमें बात की गई है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जब निकलती है तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलनी चाहिए, जिसके क्लोज 1 और 2 की बात हम करते हैं। तो क्लोज 1 में क्या है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो ये स्टेट की बात की गई है, आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो किस में है, वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये आर्टिकल 16 में मेंशन है। फिर है नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, किस किस ग्राउंड पे, ओनली का ध्यान रखिए कि इसके अलावा अगर कोई वर्ड मेंशन है तो वो इसके अंडर नहीं आएगा। सो ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। अब जैसे हरियाणा ने वो चीजें निकाली थी कि रेसिडेंसी के बेसिस पे, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 19 कहता है कि जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स निकलेंगी उस टाइम पे क्या होगा कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, इनके बेसिस पे क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते या उनको इनएलिजिबल नहीं ठहरा सकते। ऑब्वियसली अगर मेरिट में कोई दिक्कत है या मार्क्स ऊपर नीचे हैं तब तो वो ऊपर नीचे जाएंगे ही, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन होगा अगर ये चीज मानी जाती है, अगर वो आपकी भाई ये मुसलमान है इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं है, हमने सिर्फ हिंदू की सीट निकाली थी, तो वो चीज नहीं होगी। किसी भी सिटीजन को सिर्फ इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है आप इनएलिजिबल नहीं ठहरा सकते या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और ये स्पेसिफिकली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। फिर इसका थर्ड क्लोज क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, कि इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पार्लियामेंट को प्रिवेंट करे कि वो लॉज जो बना रही है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग टू क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिसेज प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, की अगर इससे रिलेटेड पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है कि वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो वो बना सकती है, उसमें जो है ये इस आर्टिकल का कोई लेना देना नहीं होगा। फिर आता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। ये वही चीज इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दी कि जब एम्प्लॉयमेंट निकलती है उस टाइम पे भी जनरल की पोस्ट अलग होती है, एससी की, ओबीसी की, एसटी की पोस्ट अलग होती हैं, तो वो क्या है वो कर सकती है सरकार। ये नहीं होगा कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है तो वो इसका हनन हो गया, अगेंस्ट हो गया इस आर्टिकल 16 के और आप कोर्ट चले जाएं, तो सरकार जो है वो किसी भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन जो है उसकी रिजर्वेशन किसी भी अपॉइंटमेंट या पोस्ट में कर सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल इसका फोर्थ का ए, यानी कि अब जैसे ये फोर्थ था, अब ये जो ए और बी इंक्लूड किए गए हैं ना, जो कैपिटल ए और बी है, ये किसी अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किए गए हैं। तो फोर्थ ए क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, किसकी रिजर्वेशन, क्लासेस ऑफ पोस्ट इन द सर्विस under the state in favor of scheduled caste, scheduled tribes, which in opinion of state are not adequately represented in the service under the state। कि state के अंदर जो जो services हैं जिनमें post already fill up हैं, तो वहां पे जो लोग हैं, मान लीजिए वहां पे SC ST की जो है representation सही नहीं है या बहुत कम लोग जो है SC ST से जॉब में हैं, तो वो क्या होगा इस आर्टिकल के अंडर, अगर स्टेट मान लीजिए कोई इनको प्रमोट करने के लिए या क्या करता है, ये जो
SC STs हैं, इनके लिए स्पेसिफिकली इनके फेवर में कोई पोस्ट निकालते हैं स्पेसिफिकली, तो वो क्या हो जाएगा, वो इस आर्टिकल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन में नहीं माना जाएगा, वो कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि ये चीज ये पहले भी बता चुके हैं यहाँ पे, लेकिन 4th A और B में इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया कि SC STs दोनों के दोनों शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, वो अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि एडिक्वेटली या सही तरीके से रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, तो वहां पे स्टेट क्या कर सकता है, उनके लिए लॉ बना सकता है। ऐसे ही यहाँ पे आ गया कि कोई जब 4th B की हम बात करते हैं, तो इसमें वो वाली चीज आ गई कि जब वैकेंसीज अगर अनफिल्ड रह गई किसी साल में, वो जो कि स्पेसिफिकली किसी कास्ट बेस्ड ये रिजर्वेशन से रिलेटेड थी, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी में इंक्लूड होंगी। आप ऐसा नहीं करेंगे कि उनको किसी और से या जनरल वैकेंसी जो है उसको बना दिया जाए, तो वो वैकेंसीज जो है शिफ्ट हो जाएंगी और वो वैकेंसीज नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएंगी। 5th क्या बोलता है, clause nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। यानी कि अगर आप किसी पोस्ट पे हैं या किसी ऑफिस में जो हैं, तो कोई भी लॉ जो है वो आपको मतलब अफेक्ट नहीं करेगा। ये जो आर्टिकल्स यहाँ पे जो 16 आर्टिकल की हमने बात की, वो अगर आप किसी मतलब आपका रिलीजन आपके प्रोफेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, और इस लॉ में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। पहले जो है हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं एंशिएंट टाइम पे, तो जो पर्टिकुलरली कास्ट बेस्ड था, शूद्रा से नीचे जो है अनटचेबल्स आते थे, तो अनटचेबिलिटी हर फॉर्म में इज अबॉलिश्ड and its practice in any form of is forbidden। यानी कि किसी भी फॉर्म में जो है अनटचेबिलिटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो अबॉलिश कर दी जा रही है इस आर्टिकल के थ्रू। और अगर ऐसा होता है या ये भी अभी तक अगर मानी जाती है कहीं पे, तो आप जो है अपने फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए आप केस कर सकते हैं। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी, वो भी क्या होगा, ऑफेंस होगा, पनिशेबल ऑफेंस होगा। आर्टिकल 18 जो है वो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, यानी कि जैसे आपको ये जो कोई भी जो टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे राजा महाराजा के जो टाइटल्स थे पहले, या सेनापति, या कोई पर्टिकुलर टाइटल्स, राजाधिराज, जो ऐसे पर्टिकुलर टाइटल्स पहले दे दिए जाते थे, उन टाइटल्स को भी यहाँ पे अबोलिश किया गया। ये नहीं अब आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने नाम के आगे कोई टाइटल जो है वो मेंशन करें। तो और इस टाइटल में जो ये आते हैं जो एकेडमिक टाइटल्स हैं, जैसे डॉक्टर है या इंजीनियर है, ये अपने आगे DR जो डॉक्टर लगता है, तो ये उस चीज को मेंशन, उस चीज को मना नहीं करता। तो ये वो वाले टाइटल्स हैं, देखिए रहा, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, यानी कि एकेडमिक बेसिस पे, और जो मिलिट्री के टाइटल्स हैं जैसे कर्नल है, मेजर है, कैप्टन दिस, कैप्टन कुछ भी आगे, तो वो जो क्या है, वो मिलिट्री और एकेडमी के टाइटल्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। बाकी सारे के सारे टाइटल्स जो है वो अबोलिश कर दिए गए हैं। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी अदर फॉरेन स्टेट, यानी आपको अगर किसी दूसरे जगह से टाइटल मिल भी रहा है, तो उसमें स्पेसिफिक आगे फर्दर और प्रोविजंस आ जाते हैं कि आप जो है परमिशन लेंगे स्टेट से या प्रेसिडेंट से, आपको परमिशन मिलती है, उस बेसिस पे बाद में जो है वो क्या है, एक्सेप्शंस हैं कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं उन टाइटल्स को, लेकिन कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया टाइटल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉरेन स्टेट से। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।